नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 30 सितंबर 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जयपुर, बेंगलोर और पुणे। तो दोस्तों, हमारे इन 3 सेंटर्स पर ऑफलाइन वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 4 से 5 बजे तक पहले मॉक टेस्ट होगा और फिर उसके बाद वर्कशॉप आयोजित की जाएगी, जिसका समय होगा 5 से 7। तो इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सकते हैं। तो ये ऑफलाइन क्लासेस के लिए है। इसके बाद महत्वपूर्ण है, यूपीएससी में परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करने के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें और इनके अध्ययन की रणनीति हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के वरिष्ठ शिक्षक रोहित कुमार जी से आप यह रणनीति सीखेंगे, जिसमें सभी आईएएस उम्मीदवारों के लिए यह निःशुल्क कार्यशाला आयोजित की जा रही है। तो यह 2 अक्टूबर को 11 बजे सुबह आयोजित की जाएगी और इसमें आप लोग बायजूस एग्जाम प्रेप जो ऐप है उसको डाउनलोड करके यहाँ पर आप भाग ले सकते हैं। दोस्तों, लिंक के लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और दोस्तों, अंत में महत्वपूर्ण सूचना यह है कि प्रत्येक शुक्रवार को रात 8 बजे लाइव सेशन होता है एक्सप्लेन सीरीज का, जिसमें इस बार का टॉपिक है चीता पुनर्वास परियोजना। दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। IMEI अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रत्येक फोन या मोबाइल ब्रॉडबैंड डिवाइस में यह अद्वितीय 13 अंकों का कोड होता है, जिससे डिवाइस की सटीक पहचान होती है। दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है क्योंकि यह 15 अंकों का होता है। दूसरा कथन है, मोबाइल फोन निर्माता ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन द्वारा उन्हें आवंटित रेंज के आधार पर प्रत्येक डिवाइस को IMEI नंबर प्रदान किया जाता है। दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है। तीसरा है, ड्यूअल सिम फोन में 2 IMEI नंबर होंगे। यह भी कथन सही, अतः उत्तर 2 और 3 सही होगा, उत्तर सी। इससे संबंधित द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि दूरसंचार विभाग ने मोबाइल फोन निर्माताओं के लिए सरकार के साथ भारत में बने सभी हैंडसेटों की अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल पहचान यानी IMEI जो 15 अंकों की है, उसको अब कह सकते हैं कि पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। तो दोस्तों, यह IMEI नंबर है क्या? तो इसे इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो अंक है, ये देख सकते हैं, यही लिखा होता है, इसी से पहचान होती है। तो दोस्तों, यह IMEI नंबर उस समय बहुत ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा जब आपका कभी फ़ोन गुम हो जाए या चोरी हो जाए, तो इसमें आप कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, यह नंबर अगर आपके पास है तो इस तरह से जिसने आपका फ़ोन को चुराया है उसका इस्तेमाल भी वह नहीं कर पाएगा। तो यह IMEI नंबर अब सभी के लिए पंजीकृत करवाना अनिवार्य हो गया है। तो दोस्तों, जो मोबाइल इंपोर्टर हैं, जिन्हें आयातक कहते हैं, उनके लिए भी यह नियम बना दिया गया है कि इसको पंजीकृत करा करके ही इसे लोगों तक बेचें। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रशांत द्वीप देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रशांत द्वीप देश 14 राज्यों का एक समूह है जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, उनमें से कुछ के पास भारत से बड़े विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हैं, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। तो दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है। तीसरा कथन है, सोवियत संघ और दुनिया के प्रमुख जनसंख्या केंद्रों से इन द्वीपों की दूरी के कारण US, UK और फ्रांस के कुछ प्रमुख परमाणु हथियार परीक्षण स्थल यहां स्थित थे। यह भी कथन एकदम सत्य है, अतः उत्तर क्या होगा? डी होगा। इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है कि अमेरिका ने प्रशांत द्वीपों के लिए $810 मिलियन की फंडिंग की घोषणा की है। दोस्तों, यह आप लोग देख सकते हैं कि अब यह प्रशांत द्वीप, सभी लोगों की नजर आजकल प्रशांत द्वीप पर है। क्यों? क्योंकि चीन यहां पर अपना विस्तार
बढ़ा रहा है। यानी सोलोमन द्वीप के साथ उसने सैन्य समझौता कर लिया है, जिसकी वजह से अमेरिका भी अब यहां पर अपनी रुचि को बढ़ा रहा है। इसी को देखते हुए बाइडेन प्रशासन ने यह घोषणा भी की है। इसके साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका कुक आइलैंड और नियू को भी मान्यता देगा। तो दोस्तों, यह एक स्वशासी क्षेत्र है जिसकी विदेश और रक्षा नीतियां और मुद्रा न्यूजीलैंड से जुड़ी हुई हैं। और दोस्तों, अमेरिका इससे पहले करीब 1.5 अरब डॉलर इन द्वीपों पर पहले भी निवेश किया था। तो इस तरह से अमेरिका का यही कहना है कि सोलोमन द्वीप समूह के राष्ट्रपति समेत सभी नेताओं ने 11 पॉइंट वाले बयान पर सहमति भी जताई है। ऐसे में अब चीन को चारों तरफ से अमेरिका घेरने की फिराक में है। दोस्तों, अमेरिका प्रशांत द्वीपों को ऐसे समय पर अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है जब चीन इस पूरे इलाके में बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया है। चीन लगातार यहां निवेश कर रहा है। चीन ने सोलोमन द्वीप के साथ सुरक्षा समझौता किया है। इस इलाके के कई नेता इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि वे अमेरिका बनाम चीन की होड़ में कहीं फंस ना जाएं। और दोस्तों, प्रशांत द्वीप देश यह 14 राज्यों का समूह है। यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा मानचित्र में, यहां देख सकते हैं यह सब क्षेत्र मार्शल द्वीप है, किरिबाती है, तुवालू है, फिजी है, कुक आइलैंड है, टोंगा है, फ्रेंच पॉलिनेशिया है, समोआ है। यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये सब क्या है? यह प्रशांत द्वीप देश हैं। यह 14 देशों का समूह है। इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। लघु बचत योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को समान परिपक्वता के बेंचमार्क सरकारी बॉन्डों में गति के अनुरूप तिमाही आधार पर रीसेट किया जाता है। यह कथन एकदम सत्य है। प्रत्येक तिमाही पर इसकी समीक्षा की जाती है। तो इस तरह से पहला कथन तो सत्य हो जाता है। दूसरा है, जमाकर्ताओं द्वारा अर्जित लाभ बाजार से जुड़ा हुआ है। यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि जितना दर रखी जाती है उतना जमाकर्ताओं को मिलता है। तीसरा है, सभी लघु बचत साधनों से संग्रह को राष्ट्रीय लघु बचत कोष में जमा किया जाता है। यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः उत्तर 1 और 3 सही होगा। तो इससे संबंधित खबर यहां पर देख सकते हैं, द हिंदू में आई हुई है। सीनियर सिटीजन्स फैमिलीज टू सी स्मॉल गेन इन स्मॉल सेविंग्स। तो दोस्तों, सरकार ने कुछ लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 0.01 से लेकर के 0.3% तक की वृद्धि की है। तो आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ने से जमा पर ब्याज दरें यह बढ़ रही हैं। दोस्तों, भारत में बड़ी संख्या में लोग स्मॉल सेविंग स्कीम में पैसा लगाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोस्तों, यह सब योजनाएं आम लोगों में काफी लोकप्रिय हैं। सरकार हर 3 महीने में इन लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की समीक्षा करती है। तो इस तरह से आपने देखा कि 0.3% तक की वृद्धि हुई है। हालांकि पीपीएफ में जो ब्याज दर है वह 7.1 पर ही अभी बरकरार रखा गया है। तो दोस्तों, नई दरों के अनुसार डाकघर में 3 साल की जमा पर अब 5.8% ब्याज मिलेगा, जो कि पहले कितना था, 5.5% हुआ करता था। तो इस तरह से चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में ब्याज दर में 0.3% की वृद्धि हुई है। वहीं अक्टूबर दिसंबर की तिमाही के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर अब 7.6% की दर से ब्याज मिलेगा, जो कि अभी तक इस योजना पर 7.4% ब्याज मिलता था, यानी 0.2% की वृद्धि हुई है। इसी तरह से किसान विकास पत्र ब्याज अब 7% होगा, जो पहले 6.9 यानी 0.1% की वृद्धि हुई है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चालू खाते के घाटे को कम करने के लिए सरकार जो कदम उठा सकती है उस पर विचार करें। पहला है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, यह एकदम सही है। दूसरा है निर्यात सब्सिडी में कमी, यह
नहीं होगा। तीसरा है उपयुक्त नीतियों को अपनाना जो एफआईआई से अधिक एफडीआई और अधिक धन आकर्षित करे। यह भी कथन एकदम सही है, यानी 1 और 3 सही होगा, अतः उत्तर डी होगा। इससे संबंधित यहां पर देख सकते हैं द हिंदू में आई हुई खबर है कि चालू खाता घाटा पहली तिमाही में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% हो गया है। तो दोस्तों यहां पर चालू खाता घाटा क्या है? इसे करंट अकाउंट डिफिसिट कहा जाता है, यानी CAD, कैड कहेंगे। तो यह तब होता है जब किसी देश द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से अधिक होगा। यही कहलाता है चालू खाता घाटा। यानी वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को व्यापार संतुलन कहा जाता है और व्यापार संतुलन चालू खाता संतुलन का ही एक भाग होता है। तो वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार उच्च तेल आयात, उच्च स्वर्ण आयात कैड को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक हैं। यहां पर देख सकते हैं कि देश का चालू खाते का घाटा वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में बढ़कर 23.9 अरब डॉलर रहा और यह सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% है। मुख्य रूप से व्यापार घाटा बढ़ने से कैड बढ़ा है। बीते वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में देश का चालू खाता का अधिशेष 6.6 अरब डॉलर था, जो जीडीपी का 0.9% है। दोस्तों आंकड़ों के मुताबिक शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो जिसे FII कहते हैं, इसके अंतर्गत 14.6 अरब डॉलर की निकासी हुई, जबकि 2021-22 की पहली तिमाही में 40 करोड़ डॉलर का शुद्ध प्रवाह हुआ था। वहीं प्रवासी जमा के तहत शुद्ध प्रवाह 2022 एवं 23 की पहली तिमाही में 30 करोड़ डॉलर रुपए रहा, जो कि 2021-22 की इसी तिमाही में 2.5 अरब डॉलर था। तो यानी चालू खाते का घाटा भुगतान संतुलन की स्थिति को बताने वाला प्रमुख संकेतक है। चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात और अंतरराष्ट्रीय अंतरण भी शामिल होते हैं। इसी तरह से RBI के आंकड़ों के मुताबिक निजी अंतरण प्राप्त 2022 एवं 23 की पहली तिमाही में 25.6 अरब डॉलर रही, जो कि एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 22.6% अधिक है। तो यह मुख्य रूप से विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले धन यानी मनी ऑर्डर है। तो वित्तीय खाते में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़कर 13.6 अरब डॉलर रहा, जो एक साल पहले इसी अवधि में यह 11.6 अरब डॉलर था। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है। अब बढ़ते हैं 2019 में आए हुए प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्ययोजना नामक सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों यह 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें उत्तर क्या होगा? रूस होगा, यानी उत्तर बी होगा। तो यह भारत और रूस के बीच समझौते पर किए गए हस्ताक्षर को नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्र के प्राथमिकताकरण और कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना के रूप में जाना जाता है। दोनों देशों ने भारत में एक नई साइट पर रूसी डिजाइन की 6 नाभिकीय ऊर्जा इकाइयों की एक परियोजना विकसित करने का फैसला भी किया है और तीसरे देशों में सहयोग को और बढ़ाया है। इसी तरह से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संयुक्त निर्माण के साथ परमाणु प्रौद्योगिकियों के नए परिप्रेक्ष्य को भी सामने प्रस्तुत किया है। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। दोस्तों यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, खासकर कोविड-19 के समय में इसे लाया गया। तो केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मिलने वाला जो राशन है 3 महीने के लिए और बढ़ाए जाने की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों यह योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा मार्च 2020 में प्रारंभ की गई थी। इसके तहत बीपीएल कार्ड वाले परिवारों को हर माह प्रति व्यक्ति 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है। बाद में इसमें उन गरीब परिवारों को भी जोड़ दिया गया जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। तो इस तरह से शुरुआती योजना में 1 किलो चने की दाल, जरूरी मसाला, तेल की भी व्यवस्था दी जाती थी। तो दोस्तों त्योहारों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना को 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। हालांकि इस योजना को बढ़ाने से हमारे ऊपर 45,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आ जाएगा, जबकि वित्त मंत्रालय की ओर से रिपोर्ट आई थी कि अब इसमें कटौती की जाए। तो यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कानून के तहत सब्सिडी पर मिलने वाले राशन के अतिरिक्त है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि
अब तक सितंबर 2022 तक 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और अब केंद्र सरकार दोबारा 45,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दोस्तों, अब आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसका उत्तर आप लोग बहुत ही अच्छा दे रहे हैं और इसी तरह लगातार उत्तर देते रहिए और इसका भी एक नोट्स बनाते चलिए। दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलानेशिया, इनके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है चालू खाता घाटा और भुगतान संतुलन क्या होता है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।